नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जो डॉक्टर मरीजों की सेवा में दिन रात खुद को खपाते हैं, वो आज सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। कोलकाता केस ने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये केवल एक शहर की कहानी है या फिर शहर दर शहर हालात एक से हैं? अस्पतालों में कैसी है सुरक्षा व्यवस्था, इसका रियलिटी चेक एनडीटीवी ने किया है, जिससे पता चला है कि कई अस्पताल अंधेरे और असुरक्षा में चल रहे हैं। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जब संताप बर्दाश्त की हद को पार कर जाता है तो वो आक्रोश बन जाता है। ये आक्रोश उन लोगों का है जिसे भगवान के बाद सबसे बड़े सम्मान का दर्जा हासिल है। ये डॉक्टर हैं, लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये खुद सुरक्षित नहीं है। कोलकाता में एक सप्ताह पहले एक महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या की घटना ने इनको दुख, पीड़ा, संताप और आक्रोश से भर दिया है। सवाल सिर्फ कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुई सुरक्षा में चूक और एक महिला डॉक्टर से रेप और हत्या का नहीं है। आगे का सवाल ये है, देश में कितने अस्पताल सुरक्षित हैं? कितने अस्पतालों में महिला डॉक्टरों और कर्मियों के लिए सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था है? कितने अस्पतालों में सुरक्षा गार्डों की प्रॉपर तैनाती है और कितने अस्पतालों में सीसीटीवी लगे हुए हैं? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है। इसके लिए एनडीटीवी इंडिया ने देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अस्पतालों में जाकर ये पता लगाने की कोशिश की कि किस अस्पताल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है, फिर इंतजाम है कि भी नहीं। एनडीटीवी ने जोधपुर, अजमेर, प्रयागराज, बरेली, झांसी, भोपाल और रांची जैसे शहरों के बड़े अस्पतालों में जाकर इसकी पड़ताल की। तो इसकी शुरुआत हम जोधपुर से करते हैं। एनडीटीवी इंडिया के संवाददाता मुकुल परिहार जोधपुर के सबसे बड़े अस्पताल मथुरा दास माथुर अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे। और इस वक्त हम जो हैं रात के 12:30 बजे जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके जो इनका निवास है, जहाँ इनके हॉस्टल्स हैं, वहाँ पहुँचे हैं। और जो दृश्य देखा गया, जहाँ डॉक्टर्स के हॉस्टल से लेकर जो मल्टी स्पेशलिटी सेंटर जहाँ डॉक्टरों की ड्यूटी होती है या इमरजेंसी सेंटर में जब ड्यूटी करने जाते हैं, यहाँ दूर दूर तक किसी प्रकार की लाइट की व्यवस्था नहीं थी। और डॉक्टरों का कहना है कि जोधपुर को भी बंगाल बनते देर नहीं लगेगी। अस्पताल की इमरजेंसी में सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं, बगल में ही पुलिस चौकी भी है, लेकिन महिला डॉक्टरों के लिए यहाँ भी सुरक्षा पर खतरा है। अगर महिला डॉक्टरों और छात्रों को हॉस्टल से ट्रॉमा सेंटर और मल्टी स्पेशलिटी बिल्डिंग में देर रात ड्यूटी करने के लिए जाना हो तो उनकी मुसीबतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे में उन्हें टॉर्च की रोशनी में जाना पड़ता है। कोलकाता वाली घटना के बाद इन महिला डॉक्टरों का डर और भी बढ़ गया है। हम लोग जब भी नाइट ड्यूटी के लिए जाते हैं, 8 बजे हमारी नाइट ड्यूटी होती है या फिर डे शिफ्ट ख़त्म होती है, रात में 9 साढ़े 9 बजे तक फ्री होकर के हमेशा या तो फ्लैश लाइट के साथ में जाते हैं या फिर किसी को बुलाना पड़ता है कि बहुत अंधेरा है और बहुत अनसेफ फील हो रहा है तो कोई आकर के साथ में लेकर के जाएगा हमको। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा रिस्क फील होता है यहाँ पर। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए 2019 में एक बिल आया था, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि उस बिल को पास किया जाना चाहिए ताकि डॉक्टरों की सुरक्षा पक्की हो सके। अभी तो जोधपुर के इस अस्पताल में सब कुछ लोकल पुलिस चौकी के ही भरोसे है। हमारे हॉस्पिटल की बात ले लें, हमारे हॉस्पिटल में ना डीडीआर्स हैं सबके लिए अवेलेबल, ना यहाँ पे फीमेल गार्ड्स हैं, ना यहाँ पे पीछे लाइट का पुख्ता इंतज़ाम है, ना सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम है। मैं आपको अभी भी आश्वासन दिलाता हूँ कि जोधपुर को बंगाल बनते देर नहीं लगेगी अगर इस बात पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया तो। जोधपुर से अब हम आपको राजस्थान के ही अजमेर में ले चलते हैं। रात 11 बजे यहाँ के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की इमरजेंसी में जब एनडीटीवी की टीम पहुंची तो यहाँ सिर्फ एक सुरक्षा कर्मी नजर आया, जबकि कैजुअलिटी में आने वाले मरीज को एक्सरे, सोनोग्राफी समेत सिटी स्कैन करने के लिए जिस रास्ते से जाना होता है, वहाँ रात के 11 बजे ही सन्नाटा पसरा था।
मोस्टली रात को जो आते हैं ना वो मतलब एक्सीडेंट केस ही आते हैं, और जो खतरनाक टाइप के थोड़े एक्सीडेंट होते हैं वही केस आते हैं। तो जब उनके साथ भी बहुत सारे लोग आते हैं, वो मोस्टली मेल ही होते हैं, तो उस टाइम थोड़ा अजीब लगता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। और अकेले होते तो ज्यादा प्रॉब्लम आती है। किस किस तरीके की परेशानी आती है? मतलब ज्यादातर कोई ड्रिंक करे आ जाते तो, या फिर मतलब रैंडम लोग जो हॉस्पिटल में भी थोड़े घूमते रहते हैं वो। हाँ। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज में जब एनडीटीवी की टीम पहुंची तो एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं दिखा। ये बताया गया कि यहाँ सिर्फ एक ही गार्ड तैनात रहता है। यहाँ पर जैसे कि चीजें सामने आई हैं, यहाँ पर जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनकी भी ड्यूटी लगती है इमरजेंसी में, और साथ ही साथ मेल डॉक्टर्स भी रहते हैं। महिला जो है कर्मचारी है वो यहाँ पर आती है, यहाँ पर डेली जो है रेगुलर नाइट ड्यूटी करती है, और नाइट ड्यूटी में ही जो है फीमेल डॉक्टर्स की भी ड्यूटी होती है। अभी हम हालांकि विजिट करने गए लेकिन हमें परमिशन नहीं दी गई। लेकिन पूरी तरीके से कहा जाए तो जो चीजें हमें कॉलविन अस्पताल में देखने को मिली थी कि सिक्योरिटी वहां पर पूरी तरीके से चाक चौबंद है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी लैस पूरी तरीके से नजर आया है, और ऐसे में तमाम जो सुरक्षा के दावे हैं उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। एनडीटीवी की टीम जब झांसी के जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पहुंची तो वहां किसी भी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था नजर नहीं आई। सुरक्षा की खराब व्यवस्था के बीच महिला डॉक्टरों के लिए यही राहत की बात हो सकती है कि उनकी नाइट ड्यूटी नहीं लगती। यहाँ पर तो कोई गार्ड नहीं रहता है। यहाँ के बगल में मिनरवा चौकी है, वहाँ पे पुलिस वाले रहते हैं। यदि कोई कंप्लेन होती है, कुछ होता, पहले सबसे पहले उन्हीं को सूचना दी जाती है। लेडी डॉक्टर रात में नहीं रहती, इमरजेंसी में लेडी डॉक्टर ड्यूटी नहीं होती है इमरजेंसी में। बरेली के महाराणा प्रताप चिकित्सालय में जब एनडीटीवी की टीम पहुंची तो वहां भी कोई सुरक्षा कर्मी दिखाई नहीं दिया। हाँ, महिला डॉक्टर भी ड्यूटी पर तैनात थी, लेकिन उनका कहना है कि गार्ड अंदर चक्कर लगाता रहता है, इसलिए डर की कोई बात यहाँ नहीं है। कि यहाँ पे अब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करूँ वुमेंस की, तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मुझे काफ़ी समय हो गया लेकिन कभी असुरक्षा की भावना कभी नहीं लगी। नहीं, यहाँ पे हमारा जो सिक्योरिटी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं। होम गार्ड हमारे को फैसिलिटीज़ में है, चौकीदार हैं 24 घंटे यहाँ पर, तो वो सब एक्टिव रहते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हर अस्पताल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज बनने का डर और खतरा है। इसीलिए किसी अनहोनी से बचाव के लिए जरूरी है कि अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए जाएं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। कोलकाता के आरजी कार अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर देश भर में गुस्सा दिखाई दे रहा है। आज डॉक्टरों ने इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। इसके अलावा इस पर चल रही राजनीति को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आज ममता बनर्जी ने फिर इस घटना के विरोध में रैली निकाली है। कोलकाता से उड़ी गम और गुस्से की आंधी शुक्रवार को पूरे देश में दिखी। देश के तमाम शहरों में डॉक्टर प्रदर्शन पर उतरे। जम्मू कश्मीर से केरल तक हर शहर में उनका विरोध प्रदर्शन नजर आया। दिल्ली, मुंबई, उधमपुर, अमरावती, हैदराबाद, भोपाल, जबलपुर, चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी जैसे कोई शहर अछूते न रहे। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने भी डॉक्टर से मुलाकात की। जिन्होंने भी ये काम किया उनको सजा मिलना चाहिए। और नेक्स्ट बात ये कि जो पिछले दिन हुआ रात को, वो क्यों नहीं रोका गया पुलिस से और क्यों एक्शन नहीं लिया गया, वो भी हम डिमांड करते हैं। गुंडे आके वेंडलिज्म करेंगे, हम डर जाएंगे, वैसा तो नहीं होता है। जब तक जस्टिस नहीं मिलता ये सब गुंडा भेज के कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जस्टिस के लिए और हम करेंगे प्रोटेस्ट। अभी सेटिस्फाइड है नहीं है बोलने के लिए तो इट्स टू सून। अभी तो कुछ रिजल्ट्स हम लोग को दिखा नहीं है कि कुछ बोल पाए इस पे। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है कि एकदम फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। जिसने भी ये पाप किया है उनको पकड़ा जाए, ठीक है, कड़ी से कड़ा सजा मिले। इन सब के बीच कोलकाता की सड़कों पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वही करती दिखी जिसके लिए वो जानी जाती है। शुक्रवार को उन्होंने विराट रैली निकाली। ऐसे मामलों में कार्यवाही साथ साथ होती रहनी चाहिए और दोषी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कड़ी सजा मिलने पर आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी।
শাস্তি হোক, যাতে আগামী দিন কেউ এই কাজ করতে সাহস না পায়। हालांकि इस मामले में वो सवालों से घिरी रही है। पहले बंगाल पुलिस की जांच पर सवाल उठे, मामला सीबीआई को गया, फिर बुधवार को डॉक्टरों के प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ के बीच पुलिस की निष्क्रियता को लेकर आरोप झेलने पड़े। हालांकि कोलकाता की पुलिस कह रही है कि लोग अफवाहों पर भरोसा ना करें। I would like to request you all. अब तक बहुत अफवाहें उड़ चुकी हैं जिनका कोई आधार नहीं है और इन अफवाहों के आधार पर चर्चा हो रही है और कोलकाता पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। So-called experts are analyzing those rumors. इन सब के बीच सीबीआई की जांच जारी है। शुक्रवार को अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने आरोपी के कुछ दोस्तों को भी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ हो रही है। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक चिट्ठी जारी की। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की ओर से जारी इस चिट्ठी में कहा गया कि ड्यूटी पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोई घटना होती है तो संस्थान जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसे मामलों में संस्थान को 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। इस बीच आईएमए की टीम ने कोलकाता जाकर पीड़ित के परिवारों से मुलाकात की। परिवार के साथ हमने मुलाकात की। ये बेचारे एक गरीब मध्यवर्ग के परिवार है। उनकी अकेलौती बेटी थी और उनकी सभी आशाएं उन पर थी कि ये डॉक्टर बनेगी, हमारा अच्छा होगा। वो 1 BHK फ्लैट में रहते हैं और बच्ची मर गई और उनके साथ वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो व्यवहार किया है वो कभी माफ़ किया नहीं सकता। लेकिन इस पूरे मामले में बंगाल सरकार पर बहुत सख्त टिप्पणी कलकत्ता हाईकोर्ट ने की है। अदालत ने कहा यह राज्य के तंत्र की पूरी तरह नाकामी है। राज्य सरकार सबूत दे कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ नहीं हुई है। दरअसल इस मुद्दे पर राज्य सरकार और पुलिस घिरी हुई है। इस मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जांच के पूरे तौर तरीके में से जो संवेदनहीनता दिखती है उससे यह सवाल उठता है कि कहीं इस मामले में इंसाफ से खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। क्या है पूरे देश में डॉक्टरों का दर्द, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोलकाता कांड पर क्या है डॉक्टरों और उनके परिजनों का सामूहिक दर्द, उसको आज एनडीटीवी पर खुद उन्होंने बयां किया। आप भी सुनिए। डॉक्टर शालिनी, मैं पहला कमेंट आप ही का चाहता हूं। जो कुछ कोलकाता में हुआ, कोलकाता की उस बिटिया के साथ, डॉक्टर बिटिया के साथ, जब आपने सुना तो क्या मन पे बीती, क्या लगा आपको? थैंक यू। सन रह गई मैं ये सुनकर, जब उसकी डिटेल्स एक एक करके और हमारे सामने आने लगी। आपने जिक्र किया निर्भया के कांड का। ऐसा नहीं है कि तब से लेकर आज ही सिर्फ दूसरा कांड है। हर आए दिन कभी मेडिकल प्रोफेशन में, कभी किसी और प्रोफेशन की लड़कियों के ऊपर होने वाले अत्याचार हमारे सामने आते रहे हैं। लेकिन फिर दोबारा इतनी विभत्सता, इतनी घृणा, इतना गुस्सा किसी का, आप सोचकर दंग रह जाते हैं, सुन रह जाते हैं। ख्याल आता है मुझे अपने साथ होने वाले समय का, जो मेरा समय बीता है। ख्याल आता है मुझे अपने साथ काम कर रही अपनी सहकर्मी डॉक्टर्स का, सिस्टर्स का, नर्सेस का, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ का। ख्याल आता है मुझे अपने साथ मेरी जूनियर लड़कियों का, जो कि अब इस प्रोफेशन में कदम रख रही हैं। अभी आजकल में ही नीट का काउंसलिंग चल रही है, नीट की, आप जानते ही होंगे। आपको लगता है नीट की काउंसलिंग में जाने वाले माँ बाप जो अपनी लड़कियों का हाथ पकड़कर उनको काउंसलिंग के लिए लेके जा रहे हैं आज, उनके कदम नहीं डगमगाएंगे? वो नहीं सोचेंगे कि क्या हम अपनी बच्ची को सही रास्ते पे लेकर जा रहे हैं या नहीं? तो शब्द ही नहीं है मेरे पास इससे अलावा इसको कुछ कहने के लिए। आपने नीट का जिक्र किया, मेरे साथ कुछ यंग स्टूडेंट्स भी हैं जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं। मैं इनफैक्ट आप ही के पास आना चाहूँगा बेटा, आपसे पूछना चाहूँगा, जो बात डॉक्टर शालिनी ने कही, क्या आपको चिंता होती है? क्या आपके मन में सेकंड थॉट्स आते हैं, डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है? बहुत चिंता होती है।
सेकंड थॉट्स इस चीज़ के भी आते हैं कि क्या मैं जिस प्रोफेशन में घुसने जा रही हूँ, लोगों को बचाने के लिए क्या कोई मुझे बचा पाएगा? मेरे पेरेंट्स क्या अब मेरा एडमिशन ये देख के कराएं कि मैं जहाँ जाऊँ, मैं जहाँ कदम रखूँ, वो कैंपस में मैं सेफ रहूँगी या नहीं रहूँगी? एजुकेशनल पैरामीटर्स को छोड़ के मेरी सेफ्टी देखना चाहते हैं अब वो। ऐसे प्रोफेशन में कदम रखते हुए बहुत घबराहट भी होती है। बचपन का सपना था डॉक्टर बनने का। बच्चा संभालो अपने आप को, टेक अ डीप ब्रेथ, पानी पियो। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि आप यहाँ पर आई और अपने मन की बात बोल रही हैं। हौसला रखिए, मैं लौटता हूँ आपके पास। प्लीज़ प्लीज़, सुरक्षित हैं आप। ये दिक्कत है, बच्चियों के मन में क्या बीत रही है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। आपके सामने कैमरे की नज़र कभी गलत नहीं होती। राजीव, डॉक्टर राजीव, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये माइक मैं चाहूँगा आप पकड़ें। अगर मैं स्पेसिफिकली 9 अगस्त की बात करूं, हमने सबने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, हमने वो तस्वीरें देखी जो हम नहीं दिखा सकते हैं, जो बहुत ही विभत्स, बहुत ही दर्दनाक हैं। क्या लगता है कि वो एक व्यक्ति रहा होगा? नहीं, एकदम डेफिनेटली नहीं सुमित जी। अगर आप इसको पूरी चीज़ों को देखें ना, तो निर्भया 1 में कई लोग काउंटर ब्लेम किए थे कि लड़की रात में क्यों घूम रही थी, बस में क्यों घूम रही थी। तो अभी भी अगर कुछ होता है ना, तो पेट्रियार्कल सोसाइटी में यही आता है कि शॉर्ट ड्रेस में, शराब पी रही थी, डांस बार में थी, रात में क्या घूमने की ज़रूरत थी। ये बंदी जो हमारी बंदी जो जिसके साथ ये हुआ है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रही थी और उसका दूसरा घर वो है, हमारा दूसरा घर हमारा अस्पताल ही होता है, वहाँ पे थी। और जिस तरीके से सोकल प्लान करके किया गया है और जो पीएम रिपोर्ट्स है, अगर आप ऊपर से नीचे जाएं तो शायद पूरा बोलना भी मुनासिब नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये 1 साल का 1 इंजरी मान के चलिए, उसको कम से कम 9 से 10 इंजरी है। उसको ऊपर से शुरू करते हैं कि आपका ये एक कंकड़ जाता है आँख में तो आँख लाल हो जाती है और फिर आपको देखा नहीं जाता। वो पूरा कांच ग्लास का उसके अंदर डाल देना, फेस पे, नेक पे इतनी ब्रुटैलिटी से मारना। वो राइट रिंग फिंगर में शायद वो उसकी शादी होती तो वहाँ पे शादी के एंगेजमेंट की रिंग आती, उसको तोड़ दिया गया था। उसकी बाएं पैर की हड्डियां टेढ़ी थी तो शायद वो राइट हैंडेड होगा, जो भी था। पेल्विस सबसे ग्रूसम जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। पेल्विस जो ये वाली कूल्हे की हड्डी है हमारी, वो 90 डिग्री दोनों तरफ जाना ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। वो भी एक यंग जवान लड़की थी, इतना पॉसिबल नहीं है कि उसको अनलेस ड्रग किया गया हो, पॉसिबल नहीं है कि दोनों पेल्विस तोड़ देना, तो ब्रुटैलिटी का एक लिमिट है। आज इस समाज की बहनें आपसे आने वाले रक्षाबंधन पे इस राखी, हम सब बहनें राखी भेजेंगी पीओएम ऑफिस, और हम सिर्फ आपसे उसकी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी डिमांड ये है कि हमारी रक्षा करें, हमारी प्लीज रक्षा करें। इस रक्षाबंधन पे अपनी समाज की, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को और अपनी इंडिया की, जिनको आप कहते हैं ना भाइयों और बहनों, उन बहनों को सुरक्षा प्रदान करें।